हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिथ। मैं आज बात करूंगा हाइपोकैलेमिया के बारे में। तो हाइपोकैलेमिया शुरू करने से पहले मैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जो आपको बार्टर गिटलमैन जैसे सिंड्रोम के मतलब समझने के लिए और मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कोई कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए काम लगेंगे। तो सबसे पहले एक मैं छोटी सी एक बात कर लूं कि सेल में जो पोटेशियम मतलब जो इनटेक होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है। जो इंट्रासेल्युलर शिफ्ट होता है तो वो इसे स्टिमुलेट कौन करेगा, तो जो इंसुलिन और बीटा रिसेप्टर का जो स्टिमुलेशन होता है वो उससे मतलब पोटेशियम को इंट्रासेल्युलरली शिफ्ट करेगा। तो इन दोनों के एक्सेस की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और इस बात मतलब इसको इनहिबिट कौन करता है, तो वो होता है अल्फा रिसेप्टर। तो इसके बाद में नेफ्रॉन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा कि थिक असेंडिंग लूप के बारे में। तो थिक असेंडिंग लूप में कौन सी चैनल होती है, आप जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल होती है। तो यहाँ से मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर होंगे और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से मतलब पोटेशियम बाहर लुमिनल साइड पे आरओएम की और बीके चैनल्स की वजह से आएगा। तो आप जानते हैं कि पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसकी वजह से जो अब पोटेशियम लुमिनल साइड पे आएगा तो यहाँ मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज ये सरफेस हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अब ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज सरफेस उन्हें रिपील करेंगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पैरासेल्युलर स्पेस में से होके ब्लड वेसल्स में मतलब चले जाएंगे। तो इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अब आप समझिए कि अगर किसी तरह से ये चैनल इनहिबिट हो जाए, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, तो अब ये इनहिबिट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो पोटेशियम जो बाहर आ रहा था तो वो अब वो नहीं आएगा। तो यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज मतलब था वो अब नहीं रहेगा। तो जो ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज की वजह से जो रिपील होके जो कैल्शियम मैग्नीशियम ब्लड में वापस आ रहे थे तो अब वापस वो नहीं आएंगे और सीधा यूरिन में चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन में मतलब यूरिन में कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ जाएंगे, तो हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं कि यहाँ जो लूप डाययूरेटिक्स होती है वो इसी तरह से काम करती है, वो इस चैनल को इनहिबिट करके। तो आपको याद होगा कि लूप डाययूरेटिक्स के साइड इफेक्ट में हाइपर कैल्सीयूरिया हाइपर कैल्सीयूरिया होता था। और इसके बाद मैं बात करूं, और मैं अगर डीसीटी की बात करूं तो आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ सोडियम क्लोराइड चैनल होता है और एक कैल्शियम चैनल होता है। और यहाँ आप जानते हैं कि एक स्पेशल चैनल होती है जो मतलब कैल्शियम को सेल के बाहर ले जाएगी मतलब ब्लड की ओर, और उसके ऑपोजिट होगा सोडियम। तो अगर आप समझ सकते हैं कि किसी और इसे इस चैनल को स्टिमुलेट कौन करता है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन। तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन की एक्शन कैसे होती है। तो अब हम बात करेंगे, अगर ये सोडियम क्लोराइड जो चैनल होती है वो अगर इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अब इंट्रासेल्युलरली अब सोडियम लेवल कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब यहाँ से सोडियम मतलब ज्यादा आने लगेगा, तो ये चैनल एक्टिवेट हो जाएगी। इसकी वजह से अब यहाँ से कैल्शियम इंटेक का मतलब जो कैल्शियम का इफ्लक्स था जो ब्लड में अब वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये इस चैनल इनहिबिट हो जाने की वजह से ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा कि ब्लड में अब कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल को इनहिबिट कौन करता है, तो वो होती है थायराइड डाययूरेटिक्स। तो आप थायराइड डाययूरेटिक्स के बारे में जैसे कि जानते हैं कि उसकी वजह से यूरिन में कैल्शियम अब कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इंटेक ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से और हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। तो ये हो गई मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बात। और सबसे आखिर में आता है यहाँ जो मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का जो इनिशियल पार्ट होगा, प्रिंसिपल सेल्स, और यहाँ जो सेल्स होंगे वहां एपिथेलियल सोडियम चैनल होती है। ये क्या करती है कि सोडियम को मतलब अंदर लेती है और पोटेशियम का इसके साथ मतलब इसकी वजह से पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करता है, तो आल्डोस्टेरोन इसको स्टिमुलेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आल्डोस्टेरोन बढ़ जाए या फिर एपिथेलियल जो सोडियम चैनल थी उसकी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो जो सेल्यूलर मतलब जो अब लूमन में से जो पोटेशियम सोडियम जो था उसका मतलब इंटेक ज्यादा हो जाएगा और लूमेन में पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ब्लड में हाइपोकैलेमिया होगा। तो ये तीन पार्ट्स को आपको समझने जरूरी थे।
और अगर इसके बाद मैं बात करूंगा तो अब ये होगा कि सूडो हाइपोकेलेमिया क्या होता है। तो सूडो हाइपोकेलेमिया क्या होता है कि अगर इसके जो ब्लड सैंपल लेने के बाद अगर मतलब जो इसके जो सेल्स होंगे डब्ल्यूबीसी आरबीसी, अगर वो सेल में पोटेशियम इंटेक ज्यादा हो जाए, पोटेशियम अपटेक ज्यादा हो जाए, तो मतलब आपको फॉल्स पॉजिटिवली प्लाज्मा में लो पोटेशियम मिलेगा। तो इसके कॉजेस कौन कौन मतलब कौन कैसे होते हैं कि जैसे कि एक्यूट ल्यूकेमिया में जो जब भी ल्यूकोसाइटोसिस होता है तो इसकी वजह से ये आपको सूडो हाइपोकेलेमिया मिल सकता है। तो यहाँ मैंने मतलब सारे जो म्यूटेशंस लिख दिए हैं कि जिसकी वजह से हाइपोकेलेमिया होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइपोकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के बारे में। तो उसका रीजन क्या है, तो डीएचपी सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स जो मसल में होती है उसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ सिर्फ यहाँ याद रखने की बात है कि ये कैल्शियम चैनल का म्यूटेशन है और इसका मतलब जो टिपिकल अगर हम बोले तो 1 to 6 AM के बीच में ये पैरालिसिस होता है। और इसके बाद ये सारे सिंड्रोम आएंगे कि बार्टर सिंड्रोम, मतलब ये मैंने सिर्फ म्यूटेशन लिख दिए है, अब मैं उसके डिटेल में बात करूंगा कि या जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि बार्टर सिंड्रोम और गिटलमैन सिंड्रोम, तो इन दोनों का मेनली वो ग्रॉसली डिफरेंस क्या होता है। कि अगर मैं बार्टर सिंड्रोम की बात करूं तो ये बार्टर सिंड्रोम जो होता है वो एक तरह से लूप डायरेटिक्स की जैसा होगा और गिटलमैन सिंड्रोम होता है वो एक तरह से थायराइड डायरेटिक्स की जैसा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बार्टर सिंड्रोम में मतलब कौन सी चैनल में म्यूटेशन होगा, तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स में। तो पर अब कैसा होता है कि ये चैनल के मतलब जो सब यूनिट्स होते हैं उसमें अलग अलग के म्यूटेशन हो गए, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, बार्टर सिंड्रोम के 5 टाइप्स होते हैं। पर उसमें से एक याद रखने वाला है कि जो मतलब क्लोराइड चैनल के म्यूटेशन की वजह से होगा उसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो ये बार्टर सिंड्रोम के टाइप्स की बात हो गई। और जो बार्टर सिंड्रोम होता है वो गिटलमैन के कंपेयर में ज्यादा सीवियर होता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको लूप डायरेटिक्स में बताया था कि उसी तरह से अब बार्टर सिंड्रोम में क्या होगा, तो यूरिनरी कैल्शियम बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि नेफ्रोकैल्सिनोसिस होता है। तो ये एक उसका फीचर हो गया है नेफ्रोकैल्सिनोसिस। और इसके बार्टर सिंड्रोम के लगभग 20% पेशेंट्स में हाइपोमैग्नेसीमिया भी होता है। तो ये हो गई बार्टर सिंड्रोम की बात। और गिटलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि गिटलमैन सिंड्रोम थायराइड डायरेटिक्स के जैसा होता है। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड चैनल्स के म्यूटेशंस की वजह से होगा कि अब ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अब कि इसकी वजह से अब ब्लड में ये मतलब कैल्शियम अपटेक बढ़ जाता है, हाइपर कैल्शियमिया होता है। जैसे थायराइड डायरेटिक्स में जिस तरह से आपको बताया था उस तरह से आप समझ पाएंगे कि गिटलमैन सिंड्रोम में अब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से कई पेशेंट्स में कॉन्ड्रो कैल्सिनोसिस होता है। तो ये उसका एक फीचर हो गया। और बार्टर सिंड्रोम की एक बात क्या होती है कि इसके बहुत सारे पेशेंट्स में हाइपोमैग्नेसीमिया होता है। तो बार्टर सिंड्रोम के मतलब ट्रीटमेंट, बार्टर सिंड्रोम की वजह से जो हाइपोकैलेमिया होगा उसको ट्रीट करने के लिए आपको मैग्नीशियम लेवल भी करेक्ट करना जरूरी होता है। ये बार्टर और गिटलमैन की बात हो गई। और उसके बाद आता है कि लीडल सिंड्रोम। तो मैंने आपको बताया था कि लीडल सिंड्रोम में अब क्या होता है कि जो ये एपिथेलियल सोडियम चैनल थी अब उसकी एक्टिविटी यहाँ बढ़ जाएगी। तो जैसे कि बार्टर और गिटलमैन में जो चैनल्स की एक्टिविटी घट जाती थी, पर अब क्या होगा, जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स थी उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो उसके आप समझ पाएंगे कि पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। और उसके बाद आता है सेम सिंड्रोम। तो सेम सिंड्रोम का फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। तो इसमें क्या होता है कि अब क्या आप जैसा कि जानते हैं कि जो अब कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो आल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पर एक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड से जैसे कि आल्डोस्टेरोन ही नहीं पर कॉर्टिसोल भी इस रिसेप्टर पर एक्ट कर सकता है, पर ऐसा जनरली नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि ये मतलब जो सेल्स में ये एक एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डिहाइड्रोजिनेस 2। अब जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि जो भी अब ये कॉर्टिसोल आएगा वो उसे
फोन में कन्वर्ट कर देगा और ये जो कॉर्टिसोन होता है वो इस रिसेप्टर पर काम नहीं कर सकता। तो आप समझ जाएंगे कि अब जब ये इस एंजाइम की मतलब डेफिशिएंसी होगी तो अब कॉर्टिसोल को डिग्रेड नहीं कर पाएगा और कॉर्टिसोल इस रिसेप्टर पर अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा और जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। तो अब इस रिसेप्टर के म्यूटेशन के हो जाने की वजह से क्या कहते हैं उसे सेम सिंड्रोम या फिर सिंड्रोम ऑफ मिनरल अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर मतलब जो नेचुरल जो लिकोराइस होता है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो लिकोराइस इंगेशन की वजह से भी सेम सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आएंगे और जिसमें हाइपोकैलेमिया होता है। तो इसका एक और हाइपोकैलेमिया का कॉज हो गया कि लिकोराइस इंगेशन। और इसके बाद मैं बात करूंगा फेमिलियल इसके बारे में बात करूंगा फेमिलियल हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म 1 के बारे में, जिसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड रेमिडेबल हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि अब मतलब नॉर्मली सेल्स में दो एंजाइम होते हैं, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, उसे मतलब एसीटीएच उस पर एक्ट करेगा जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिंथेसिस करता है। और दूसरा एक एंजाइम होता है अल्डोस्टेरोन सिंथेस, तो रेनिन होगा वो इस एंजाइम पर एक्ट करेगा और इसकी वजह से अल्डोस्टेरोन सिंथेसिस होगा। ये दोनों एंजाइम सेपरेट होते हैं। पर अब क्या होता है कि अब म्यूटेशन मतलब हो जाने की वजह से ये दो एंजाइम मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब आप समझ पाएंगे कि अब क्या होगा कि अगर एसीटीएच बढ़ जाए, मतलब एसीटीएच की वजह से क्या होगा, एसीटीएच अगर ये दो एंजाइम अब एक साथ जुड़ गए हैं तो एसीटीएच की वजह से आल्डोस्टेरोन सिंथेस एंजाइम पर वर्क होगा और अल्टीमेटली आल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो एसीटीएच की बढ़ जाने की वजह से अल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है वो एसीटीएच को इनहिबिट करता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप मतलब ग्लूकोकॉर्टिकोइड देते हैं तो इसकी वजह से एसीटीएच का लेवल का मतलब कम हो जाएगा, इसकी वजह से अल्डोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फेमिलियल हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 1 और जिसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड रेमिडेबल हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। और इसी तरह FH2 और FH3 भी आते हैं, पर ये दूसरी मतलब चैनल के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं और 2 और 3 में ग्लूकोकॉर्टिकोइड की वजह से मतलब हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म ट्रीट नहीं हो सकता, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिमेडिबल नहीं होता। तो ये हो गई सारी बात म्यूटेशंस के बारे में। अब मैं बात करूंगा हाइपोकैलेमिया के साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो हाइपोकैलेमिया के अगर हम मतलब उसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो अब क्या होगा, तो अब सबसे पहले मस्कुलर एक्शन पर क्या होता है। तो मसल जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरह के हो गए, एक स्केलेटल मसल, दूसरे स्मूथ मसल और आखिर में कार्डियक मसल। तो इन तीनों पे एक्शन कौन कौन सी होगी। तो स्केलेटल मसल के मतलब हाइपोकैलेमिया की वजह से स्केलेटल मसल में अब वीकनेस आ जाएगी, फटीग होगा और मतलब क्रैम्पिंग्स होंगे। और एक और चीज होती है कि अल्टीमेटली रेब्डोमायोलिसिस होता है। तो हाइपोकैलेमिया की वजह से रेब्डोमायोलिसिस होता है और जैसा कि आप हाइपरकैलेमिया में देखेंगे कि रेब्डोमायोलिसिस की वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। तो ये हो गई मतलब स्केलेटल मसल्स की बात। अब स्मूथ मसल्स में कौन से होते हैं, जैसे कि हम जीआई मसल्स के बारे में बात करेंगे तो उनका पैरालिसिस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाइपोकैलेमिया की वजह से इलियस और कॉन्स्टिपेशन जैसे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। और सबसे आखिर में कार्डियक। तो कार्डियक में मतलब अब जैसा कि आप जानते हैं कि ईसीजी चेंजेस आते हैं और मतलब उसमें क्या होता है कि अगर जो पी वेव होती है वो थोड़ी सी पीक हो जाती है, फिर क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, उसके बाद एसटी डिप्रेशन होता है और हम टी वेव जो होती है वो थोड़ी सी मतलब ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी और प्रोमिनेंट यू वेव दिखने को मिलेगी। तो इसके ईसीजी चेंजेस कौन कौन से हो गए, उसका पी वेव पीक हो जाना, फिर क्यूआरएस का मतलब एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, फिर एसटी डिप्रेशन होता है, टी वेव ब्रॉडनिंग और अल्टीमेटली प्रोमिनेंट यू वेव्स। तो ये उसके मतलब और आप जानते हैं कि उसकी वजह से एरिथमिया भी होंगे। तो ये हमने मस्कुलर मतलब सिम्टम्स के बारे में बात कर दी। और जैसे कि मैंने आपको आपको हाइपरनेट्रेमिया में बताया था कि नेफ्रोजेनिक मतलब कि हाइपोकैलेमिया
और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से नेफ्रोजेनिक डीआई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइपोकैलेमिया की वजह से नेफ्रोजेनिक डीआई के सिम्टम्स आएंगे। तो और अब मैं बात करूंगा डायग्नोस्टिक अप्रोचेस के बारे में। तो डायग्नोस्टिक अप्रोच के बताने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ कि अब यूरिनरी जो पोटेशियम होता है वो मतलब क्या कैसे होगा। तो यूरिनरी पोटेशियम अगर वो कम हो तो उसके कॉजेस कौन से होंगे, तो वो एक्स्ट्रा रीनल कॉजेस होंगे, उसमें यूरिनरी पोटेशियम कम होता है। और जब यूरिनरी पोटेशियम बढ़ता है तो उसके कॉजेस मतलब रीनल कॉजेस होंगे। ये एक्सटर्नल कॉजेस जैसे कि मतलब वॉमिटिंग हो या फिर डायरिया हो, वो सब सारे सिम्टम्स। और रीनल कॉजेस में कौन से आएंगे, जैसे कि आल्डोस्टेरोन मतलब हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, बार्टर या फिर गिटलमैन लीडर, वो सब इसमें आएंगे। तो ये यूरिनरी पोटेशियम की बात कर ली। और इसके बाद में बात करूंगा ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट के बारे में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला है यूरिनरी पोटेशियम डिवाइडेड बाय प्लाज्मा पोटेशियम और अपन यूरिनरी ऑस्मोलारिटी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी। तो अब आप जानेंगे कि अब आप ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट लेंगे तो अब आपको दो तरह का मिलेगा, एक ज्यादा और एक कम। ज्यादा का मतलब 4 से ज्यादा। तो ये मतलब ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, तो उन कंडीशन जिसमें पोटेशियम एक्सक्रीशन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको एपिथेलियम सोडियम चैनल्स के बारे में बताया था कि उसमें पोटेशियम एक्सक्रीशन होता है। तो मतलब उसके जो मतलब डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें पोटेशियम एक्सक्रीशन होता होगा, मतलब डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में, उस समय ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट ज्यादा मिलेगा। और कम की बात में आगे डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये डायग्नोस्टिक अप्रोच में यूरिनरी पोटेशियम देखने को होता है। और यूरिनरी पोटेशियम अगर कम हो तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि उसके कॉजेस एक्स्ट्रा रीनल होंगे। और यूरिनरी पोटेशियम ज्यादा होंगे तो उसके कॉजेस मतलब रीनल कॉजेस होंगे। तो अगर अब इसके बाद में अब फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो उसके बाद आपको देखना होता है ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट। तो अब ये मैं दो में डिवाइडेड करूंगा, ज्यादा और कम। ज्यादा का मतलब 4 से ज्यादा। तो ये कम किस कंडीशंस में देखने को मिलेगा, तो जब भी ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होता है इसकी वजह से ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट कम मिलता है, क्योंकि उसमें यूरिनरी फ्लो बढ़ जाता है। तो ये ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट उसमें कम मिलेगा। तो अब मेनली आगे हम बात करेंगे कि ट्रांस ट्यूब्यूलर पोटेशियम ग्रेडियंट अगर ज्यादा हो तो आगे का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो ट्रांस ट्यूब्यूलर ग्रेडियंट अगर ज्यादा हो तो फिर आपको मतलब ब्लड प्रेशर देखेंगे। और ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो मतलब उसमें कौन कौन से मतलब ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो तो उसके बाद आपको आल्डोस्टेरोन लेवल देखने को होता है। और आल्डोस्टेरोन लेवल अगर हम मतलब आल्डोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो तो कौन कौन मतलब उसकी आल्डोस्टेरोन अगर ज्यादा होगा और आल्डोस्टेरोन दूसरी कंडीशंस में कम होगा। तो अब हम पहले आल्डोस्टेरोन ज्यादा वाली कंडीशंस की बात करेंगे कि अगर आल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो ये अगेन दो में डिवाइडेड होगा कि उसके बाद आपको मतलब रेनिन लेवल के हिसाब से कि आपको रेनिन लेवल देखना होता है कि रेनिन लेवल ज्यादा है या कम है। तो अब ज्यादा रेनिन वाली कंडीशंस कौन कौन सी होगी, तो ये होंगी रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, फिर होगा रेनिन सिक्रीटिंग ट्यूमर, फिर और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो इन सब कंडीशंस में रेनिन ज्यादा होगा और आल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा। और दूसरी मतलब कंडीशंस कौन सी होगी कि जिसमें रेनिन कम होगा, तो वो होगी प्राइमरी आल्डोस्टेरोनिज्म और फेमिलियल हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आल्डोस्टेरोन लेवल मतलब प्राइमरी सिक्रीटिंग ट्यूमर्स जैसे कि होंगी जो आल्डोस्टेरोन बढ़ाएंगी तो वो अल्टीमेटली उसकी वजह से मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सोडियम मतलब सोडियम जो इनटेक था मतलब रीअब्जॉर्प्शन था वो बढ़ेगा, इसकी वजह से रेनिन लेवल कम हो जाएगा। तो आप समझ पाएंगे कि ये सब कंडीशंस में रेनिन लेवल कम मिलेगा। तो ये हो गई ज्यादा आल्डोस्टेरोन वाली बात। अब आल्डोस्टेरोन लेवल अगर कम हो तो ये अगेन कोर्टिसोल लेवल के हिसाब से दो कंडीशंस में डिवाइडेड है कि अगर ये कम हो तो फिर आपको कोर्टिसोल लेवल देखना होता है। तो एक कंडीशन होगी कोर्टिसोल लेवल ज्यादा और दूसरी होगी कोर्टिसोल लेवल कम। तो आप कोर्टिसोल लेवल ज्यादा वाली कंडीशन तो आप जानते हैं कि ये कुशिंग सिंड्रोम में
में होता है और कोर्टिसोल लेवल का मतलब कम या फिर नॉर्मल हो, तो ये किन कंडीशंस में देखने को मिलेगा, तो ये एक सेम सिंड्रोम में होगा। और फिर उसके बाद होगा लिकोराइस। तो आप समझ पाएंगे कि सेम और लिकोराइस का मतलब एक समान ही होता है। तो सेम सिंड्रोम, फिर लिकोराइस, और आखिर में होता है कि लीडल सिंड्रोम, कि इसमें मतलब कोर्टिसोल लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा और अल्डोस्टेरोन लेवल कम होगा। तो ये हो गई मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर की बात। और उसके आगे मैं बात करूंगा कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल या फिर कम हो तो कैसे को देखते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल या फिर कम हो तो आपको मतलब एसिड बेस को चेक करने को होता है। तो अगर आप एसिड बेस लेवल मतलब चेक करेंगे तो आपको दो कंडीशंस मिलेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दूसरा होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इसमें कैसा होता है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉजेस कौन कौन से हो गए, तो उसके हो गए जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, या वो प्रॉक्सिमल या डिस्टल भी हो सकता है। फिर वो आता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, फिर आता है मतलब एम्फोटेरासिन बी ड्रग्स, फिर मतलब उस तरह की ड्रग्स आएंगी। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाली कंडीशंस कौन कौन सी होगी, तो वो अगेन आपको दो चीजों में डिवाइडेड होता है, यूरिनरी कैल्शियम लेवल के हिसाब से। तो अब आपको यूरिनरी कैल्शियम लेवल आप देखेंगे ये ज्यादा होगा या फिर ये कम होगा। तो यूरिनरी कैल्शियम लेवल कम किस में होता है, तो वो एक होता है वॉमिटिंग की वजह से, कि वॉमिटिंग में यूरिनरी कैल्शियम कम हो जाता है। वो आप समझ पाएंगे कि वॉमिट में HCl लॉस होगा तो अल्टीमेटली मतलब क्लोराइड लेवल यूरिन में भी कम आएगा। तो ये बात हो गई यूरिन क्लोरीन के बाद। और अगर यूरिन क्लोरीन ज्यादा हो तो वो यूरिनरी कैल्शियम के हिसाब से दो कंडीशंस में डिवाइडेड होगा, कि मतलब यूरिनरी कैल्शियम अगर मतलब ज्यादा है या कम है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूरिनरी कैल्शियम ज्यादा किन कंडीशंस में होता है, तो एक लूप डायरेटिक्स और बार्टर सिंड्रोम उसके जैसा ही। और यूरिनरी कैल्शियम कम किस में होता है, तो थायराइड्स और गिटलमैन सिंड्रोम। तो ये और आपको मतलब यूरिनरी कैल्शियम लेवल आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। तो आपको कई जगह यूरिनरी कैल्शियम के अलावा मतलब इसकी यूरिनरी कैल्शियम डिवाइडेड बाय यूरिनरी क्रिएटिन मिलेगा। तो मतलब उसका समझने की यही बात है कि वो अल्टीमेटली यूरिनरी कैल्शियम की बात कर रही है। तो ये हो गए डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में बात। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हमेशा ओरल सप्लीमेंट सबसे बेस्ट होता है। और आपको अगर आईवी देना हो तो मतलब आईवी में दो होंगे, कि मतलब पेरिफेरल लाइंस में दोगे या फिर सेंट्रल लाइंस में कैल्शियम दोगे। तो इन दोनों का रेट मतलब अलग अलग होता है, कि मतलब आप पेरिफेरल लाइंस में 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के हिसाब से करेक्ट कर पाते हैं, और सेंट्रल लाइन में आप 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के हिसाब से करेक्ट कर पाते हैं। तो और हाँ, सेंट्रल लाइन में कौन सी, तो सेंट्रल लाइन में फीमोरल प्रीफर की जाती है, क्योंकि अगर आप सबक्लेवियन या फिर उसमें से देंगे तो फिर उसकी वजह से हाइपर के मतलब हार्ट पे साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मतलब रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया हो तो आपको मैग्नीशियम लेवल चेक करने होते हैं, कि अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम लेवल करेक्ट करना होगा। तो ये हो गया मतलब हाइपोकैलेमिया की बात। तो थैंक यू गाइस।